हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आई एम रियली सॉरी फॉर द डिले क्योंकि मेरे घर के आसपास बहुत ज़्यादा लाइट जा रही है जिस वजह से मैं वीडियो को एडिट और रिकॉर्ड नहीं कर पा रही हूँ। लेकिन मैं फिर भी पूरी कोशिश करूँगी कि आपको मैं एक रोज़ नया एपिसोड प्रोवाइड करा सकूँ। तो चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। रिबॉर्न ऑफ दुर्गा, डॉक्टर दूसरी दुनिया की। चैप्टर 5, दुर्गा और मालिनी की बहस। कांच का गिलास सिर पर फेंक कर मारने से मालिनी जमीन पर गिर गई थी। ये देखकर मिहिर ने फिक्र जताते हुए कहा, मालिनी तुम ठीक तो हो ना, चोट तो नहीं आई तुम्हें? मालिनी ने उठकर बैठते हुए कहा, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। किसने किया है ये? मालिनी ने चीखते हुए पूछा। तभी दुर्गा की आवाज आई, मैंने किया है ये। दुर्गा ने इस समय एक रेड कलर का शॉर्ट ड्रेस पहना हुआ था जो उसे काफी बोल्ड लुक दे रहा था। उसने हल्का सा मेकअप कर रखा था और बालों को खुला छोड़ रखा था। मालिनी ने दुर्गा को देखकर हैरानी से पूछा, दीदी आप यहाँ पर, आप वापस कैसे आ गई? दुर्गा ने मालिनी की तरफ बढ़ते हुए कहा, मैंने सुना कि तुम आज मेरे मंगेतर के साथ सगाई करने जा रही हो, इसलिए मुझे लगा कि मुझे यहाँ आकर तुम्हें एटलीस्ट कॉन्ग्रेचुलेशन तो बोलना ही चाहिए, पर शायद तुम मेरे आने से खुश नहीं हो। क्या तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बड़ी बहन तुम्हारी सगाई में शामिल हो? दुर्गा के चेहरे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा था। उसके चेहरे पे काफी कोल्ड लुक था। मालिनी ने अपने मन में सोचा, ये क्या हो रहा है? ये यहाँ कैसे आ सकती हैं? इसे तो इस समय किसी कोठे पर होना चाहिए था, तो फिर ये यहाँ कैसे आ गई? उससे भी बड़ी बात, ये इतनी बदल कैसे गई? ये पहले वाली दुर्गा तो नहीं लग रही। ऐसा लग रहा है जैसे उसी चेहरे और शरीर में कोई दूसरा इंसान आ गया हो। अब वहाँ मौजूद लोगों ने भी आपस में बातें करना शुरू कर दिया था। मैंने तो सुना था कि चौहान परिवार की बड़ी बेटी दुर्गा बहुत ही बेवकूफ है। मुझे तो लगता है कि मंगेतर से मिले धोखे ने दुर्गा को बदल दिया है। वाओ, दो बहनें एक आदमी के लिए लड़ रही हैं। क्या कमाल का शो एंजॉय करने के लिए मिला है आज। मुझे लगता है कि दुर्गा चौहान अपनी जगह सही है क्योंकि वो असली मंगेतर है, इसलिए इस लड़ाई में जीत उसकी होनी चाहिए। लोगों की ऐसी बातें सुनकर मालिनी ने अपने मन में सोचा, क्या हुआ अगर वो असली मंगेतर है तो? कुछ देर बाद ये सब लोग यही टाइटल मुझे देंगे। मैं दुर्गा को जीतने नहीं दूंगी। वो महिर को मुझसे दूर नहीं कर सकती। मालिनी ने घुटनों पर बैठकर मासूम और बेचारी बनते हुए कहा, दीदी मुझे नहीं पता था आप मुझसे क्यों नाराज हैं, पर आप यहाँ नहीं थी, इस वजह से मुझे आपकी जगह लेनी पड़ी। ना जाने आप अचानक वापस कैसे आ गई। आपने पहले कुछ क्यों नहीं कहा? आपने हमें डरा दिया था। मालिनी का ये रूप देखकर दुर्गा को समझ आ गया था कि वो बहुत ही शातिर और चालबाज है। दुर्गा ने हल्के से मुस्कान के साथ सोचा, ओह तो ये है तुम्हारा तरीका चीजें अपने कंट्रोल में करने का। तुम्हारा ये खूबसूरत ड्रेस भी तुम्हारे अंदर की रिचनेस को छुपा नहीं पा रहा है। दुर्गा ने मुस्कुराते हुए मालिनी से कहा, इतनी अजीब बातें कर रही हो तुम मालिनी। मैं यहाँ पर नहीं थी इसलिए तुमने मेरी जगह लेकर मेरे मंगेतर से सगाई करने का फैसला कर लिया। सगाई के वक्त मेरा इंतजार तक नहीं किया। क्या तुम्हें पहले से मालूम नहीं था कि मैं सगाई में नहीं पहुंच पाऊंगी? ये सुनकर मालिनी घबरा गई क्योंकि वो अपनी ही बातों में फंस गई थी। मालिनी ने घबराते हुए कहा, नहीं नहीं दीदी, मेरा ये मतलब बिल्कुल नहीं था। आप मुझे गलत समझ रही हैं। वो आप कल रात से घर नहीं आई थी, इसलिए मुझे लगा कि शायद आप ये सगाई करना ही नहीं चाहती। मिहिर चिल्लाते हुए दुर्गा से बोला, दुर्गा चौहान बस बहुत हो गया तुम्हारा नाटक। तुम अपनी एब्सेंस के लिए दूसरों को दोष नहीं दे सकती हो। पहले तो तुम खुद सगाई से गायब हो गई और अब तुम मालिनी की जगह लेकर मेरी मंगेतर बनना चाहती हो। एक बात ध्यान से सुन लो, अब तुम्हारे लिए मेरी जिंदगी और परिवार में कोई जगह नहीं है। दुर्गा ने हंसते हुए मिहिर से कहा, मिस्टर मिहिर सोलंकी, आप मुझे गलत समझ रहे हैं। मैंने तो एक बार भी नहीं कहा मुझे आपसे सगाई करनी है। मैं तो यहाँ सिर्फ तुम दोनों को सगाई की बधाई देने आई हूँ। ये कहते हुए दुर्गा एक कुर्सी पर बहुत शान से बैठ गई। दुर्गा की बातें सुनकर मिहिर और मालिनी दोनों हैरान रह गए। दुर्गा ने आगे कहा, दरअसल मैं यहाँ आने के लिए काफी जल्दबाजी में निकली थी, इसलिए तुम दोनों के लिए कोई गिफ्ट ना ला सकी। लेकिन मैंने एक बार कहीं पर एक कभी यूनिक विशिंग लाइन सुनी थी। तुम दोनों को आज मैं वही विश देना चाहती हूँ। अ पिक एंड अ बीच, व्हाट अ परफेक्ट मैच। आई विश यू लक फॉर मैरिंग अ शक। दुर्गा की ऐसी लाइन सुनकर मालिनी और मिहिर का पारा और ज्यादा हाई हो गया था। वही लोग उन दोनों पर हंस रहे थे। कुछ लोगों को तो ये भी कहना था कि मालिनी के साथ जो हो रहा है वो सही है क्योंकि उसने अपनी बहन का मंगेतर चुराया है। लेकिन मालिनी इतने में हार मानने वाली नहीं थी। मालिनी आंखों में आंसू भरकर बेचारी बनते हुए दुर्गा से कहा, दीदी आप मेरे बारे में ऐसा कैसे कह सकती हैं? आपने खुद कहा था कि आप मिहिर से शादी नहीं करना चाहती हैं, इसलिए मैंने आपकी जगह ले ली ताकि आप खुश हो सके। अब आप खुद मुझे दोष दे रही हैं। अब मालिनी ने अपने फोन में एक फोटो निकाला
निकाला और सबको दिखाते हुए चिल्लाकर बोली, दरअसल मेरी बहन का बहुत पहले से किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है, यही कारण कि वो महीर से शादी नहीं करना चाहती। आप सब खुद देख लो ये कैसी है। मालिनी ने जो फोटो दिखाया था उसमें दुर्गा बिस्तर में सोई थी और उसके कपड़े बहुत ज्यादा इधर उधर हो रहे थे। ये देखकर लोगों को अब फिर से बातें बनाना शुरू कर दिया था, पर इससे ये सारी बातें दुर्गा के खिलाफ थी। ये सब क्या है? सगाई के बाद भी लड़की किसी और के साथ रिश्ता रख रही थी। इतना सब करने के बाद भी मासूम बनकर अपनी बहन की सगाई तोड़ना चाहती है। शर्म आनी चाहिए ऐसी लड़कियों को। भगवान ऐसी बहन किसी को ना दे। दुर्गा ने हंसते हुए कहा, ये तो सिर्फ एक फोटो है जो कि तब ली गई है जब मैं सो रही थी। सोते वक्त तो किसी के भी कपड़े कहीं भी हो सकते हैं। कितने लोग तो ऐसे होंगे जो बिना कपड़ों के सोते होंगे। सबकी अपनी अपनी चॉइस है। इस फोटो में ऐसा कुछ साबित नहीं होता। मेरी बहन की आदत तो बचपन से है चोरी चोरी मेरी फोटोज लेने की, इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ना इस बार मैं इसकी कुछ पिक्चर्स ले लूं, ताकि मेरी बहन को भी पता चले कि जब चोरी चोरी पिक्चर्स ली जाती है तो कैसा लगता है। ये कहकर दुर्गा ने अपने पास से कुछ फोटोज निकाले और हवा में ऐसे फेंके कि वो चारों तरफ फैल गए। उन फोटोज को देखकर मालिनी और सभी लोग हैरान रह गए। चैप्टर 6, सिवाय का पार्टी में आना। दुर्गा ने जो फोटो हवा में फेंके थे उन फोटो में मालिनी किसी और आदमी के साथ बिस्तर में इंटीमेट पोजीशन में थी। हर फोटो एक अलग आदमी के साथ थी। अब तो लोगों ने मालिनी को बहुत बुरा भला कहना शुरू कर दिया था। कभी कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी सीधी, मासूम और बेचारी दिखने वाली मालिनी हकीकत में इतनी बदचलन होगी। इन पिक्चर्स को देखते हुए तो लगता है कि मालिनी का 20 से ज्यादा आदमियों के साथ रिलेशन रहा होगा। ये तो बहुत ज्यादा कैरेक्टरलेस है। कोई भी आदमी इसे अपनी बीवी क्यों बनाएगा? दुर्गा ने अपने मन में सोचा, थैंक गॉड कि मैंने जादुई मोती की दुनिया से बाहर आने के बाद उन दोनों गुंडों को ढूंढ लिया था। उन्होंने मालिनी से खुद को बचाने के लिए बैकअप के तौर पे ये पिक्चर्स पहले से रखे हुए थे। थोड़ी मेहनत लगी पर उन लोगों से मुझे पिक्चर आसानी से मिल गई। मालिनी मिहिर के पास जाकर बोली, महिर, ये सब लोग बकवास कर रहे हैं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है, ये सभी पिक्चर्स फेक है। दुर्गा ने जरूर सभी पिक्चर्स को एडिट किया होगा, ये मैं नहीं हूँ, प्लीज मेरा विश्वास करो। सभी लोगों का ध्यान अब मिहिर पर था कि वो आगे क्या करेगा। मिहिर ने मालिनी का हाथ पकड़ा और इमोशनल होते हुए बोला, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है मालिनी, मैं जानता हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया होगा। मिहिर का ये रिएक्शन देखकर तो लोगों के मुंह खुले के खुले रह गए। किसी ने नहीं सोचा था कि ये फोटोज देखने के बाद भी मिहिर मालिनी को अपनाने के लिए तैयार हो जाएगा। यहाँ तक कि खुद मालिनी भी हैरान थी। मालिनी मुस्कुराते हुए बोली, थैंक यू सो मच मिहिर। दुर्गा मुस्कुराते हुए मालिनी से बोली, माय डियर सिस्टर, तुम्हें शादी की एडवांस में बहुत बहुत बधाई। मिहिर जैसा बेवकूफ़ साथी बहुत मुश्किल से मिलता है जो तुम्हारी ऐसी काली करतूतें देखकर भी तुम पर विश्वास कर रहा है। तुम्हें इसके लिए भगवान को थैंक यू बोलना चाहिए। बहुत ध्यान रखना तुम मिहिर का। वैसे तुम्हारी बहन होने के नाते मैं तुम्हें एक वार्निंग जरूर दूंगी। अगली बार जब तुम प्लास्टिक सर्जरी के लिए जाओ ना, तो ध्यान रखना कि कहीं हाइलुरोनिक एसिड तुम्हारे दिमाग पर ना चढ़ जाए, वरना तुम बहुत बदसूरत, मनहूत, विकृत और बेवकूफ लगोगी। ये सुनकर मालिनी गुस्से से चिल्लाई, दुर्गा तुम। मालिनी इतना ही कह पाई थी कि तभी एक आदमी की आवाज आई, बस बहुत हो गया। ये बात सुनकर दुर्गा ने पलटकर देखा तो उसके सामने एक 50 से 55 साल का आदमी खड़ा था। वो आदमी दुर्गा पर चिल्लाते हुए बोला, तुम इस पूरी एंगेजमेंट पार्टी को बर्बाद कर देना चाहती हो। तुमने हमारे परिवार का नाम मिट्टी में मिलाकर रख दिया है। ये कहते हुए उस आदमी ने दुर्गा पर हाथ उठा दिया, पर दुर्गा ने उस आदमी के हाथ बीच में ही पकड़ लिया और उस आदमी को घूरने लगी। उस आदमी ने गुस्से से कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मेरा हाथ पकड़ा। दुर्गा ने उस आदमी को घूरते हुए अपने मन में सोचा, तो ये है दुर्गा चौहान का बाप महेंद्र चौहान। कल रात से इस आदमी की बेटी लापता है, पर इसे इस बात की परवाह नहीं है। परवाह है तो बस अपने परिवार के नाम और इज्जत की। ऐसा आदमी बाप कहलाने के लायक ही नहीं है। महेंद्र चौहान अपना हाथ दुर्गा से छुड़वाते हुए बोला, दुर्गा तुम अभी इसी वक्त घर जाओ और हमारे परिवार का समाज में शर्मिंदा करना बंद करो। महेंद्र चौहान ने इतना ही कहा था कि तभी पार्टी हॉल के मेन गेट से शिवाय विशाल के साथ अंदर आया। शिवाय को देखते ही सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ चला गया। दुर्गा ने भी शिवाय को देखते ही पहचान लिया। मिहिर के अलावा वहां मौजूद सभी लोग शिवाय को पहले से ही जानते थे। लड़कियां तो जैसे शिवाय के पीछे पागल थी। शिवाय मशहूर बिजनेसमैन था। उसके परिवार का बिजनेस देश विदेश में दूर दूर तक फैला हुआ था। शिवाय राठौर फैमिली का इकलौता वारिस था और शहर का मोस्ट एलिजिबल बैचलर था। बिजनेस वर्ल्ड में शिवाय का नाम राज करता था। उस पर से उसके हैंडसम लुक एंड परफेक्ट बॉडी,
यहाँ ऐसी कोई लड़की नहीं थी जो शिवाय के पीछे पागल नहीं थी। शिवाय के आते ही ज्यादातर लड़कियां उसके आसपास आ गई थी। ये सब देखकर विशाल ने अपने मन में सोचा, कुछ भी कहो, शिवाय बॉस है तो बहुत हॉट। अगर मैं लड़का ना होकर लड़की होता तो मैं खुद ही बॉस से शादी कर लेता। मिहिर ने शिवाय की तरफ आते हुए कहा, कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? ये पूरा हॉल मैंने बुक किया हुआ है। बिना इनविटेशन के यहाँ कोई नहीं आ सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम यहाँ से निकल जाओ। मिहिर शिवाय तक पहुँचता उससे पहले ही विशाल बीच में आकर मिहिर को रोकते हुए गुस्से में बोला, दूर रहो मेरे बॉस से, उनके पास जाने की हिम्मत भी मत करना। विशाल का गुस्सा देखकर मिहिर वहीं रुक गया। महेंद्र चौहान शिवाय के पास जाते हुए मुस्कुराकर बोला, मिस्टर राठौर आप यहाँ आ रहे थे तो आपने हमें एडवांस में क्यों नहीं बताया? अगर बताया होता तो मैं खुद गेट पर आपको रिसीव करने के लिए आता। वैसे आप मेरी बेटी की सगाई में शामिल होने आए, ये मेरे और मेरे परिवार के लिए बहुत ही गर्व और सम्मान की बात है। चलिए मैं आपको आपकी सीट दिखा देता हूँ। शिवाय महेंद्र चौहान के सभी बातों को इग्नोर करते हुए बिना कुछ कहे आगे बढ़ गया, मानो जैसे उसने महेंद्र चौहान को देखा ही नहीं। शिवाय अब मालिनी की तरफ बढ़ने लगा। शिवाय को अपनी तरफ आता देखकर मालिनी ने खुश होकर मन में सोचा, ओ गॉड, वो मेरी तरफ आ रहा है। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए यहाँ पर आया है। हो सकता है वो मेरी खूबसूरती की तरफ अट्रैक्ट हो गया हो। शिवाय जैसे ही मालिनी के सामने आया, मालिनी ने मुस्कुराते हुए कहा, मिस्टर राठौर, क्या आप यहाँ मेरे लिए आए हैं? शिवाय ने गुस्से से मालिनी से कहा, तुम मेरे रास्ते में खड़ी हो, साइड में हटो। ये देखकर शिवाय मालिनी को साइड करते हुए उसके पीछे खड़ी दुर्गा की तरफ बढ़ गया। ये देखकर मालिनी हैरान रह गई। शिवाय ने दुर्गा के सामने खड़े होकर पूछा, मिस दुर्गा चौहान, क्या आपको मैं अभी तक याद हूँ? शिवाय का सवाल सुनकर दुर्गा हैरान और परेशान दोनों थी। उसे लगा कि बेवकूफ होने का नाटक करने में उसने बहुत देर कर दी है। चैप्टर 7, दुर्गा पर शिवाय का कर्ज। लोगों ने एक बार फिर मालिनी पर हंसना और बातें बनाना शुरू कर दिया था। तुमने देखा, मालिनी को लग रहा था कि मिस्टर राठौर उसके लिए यहाँ आए हैं। इससे बड़ा मजाक कोई खुद का और क्या ही बना सकता है। मिस्टर राठौर जैसी बड़ी हस्ती मालिनी जैसी लड़की में कभी इंटरेस्ट ले ही नहीं सके। मालिनी खुद को बहुत ज्यादा ही खूबसूरत समझती है। इसे नहीं पता कि इस जैसी 36 घूमती है मिस्टर राठौर के आगे पीछे। मिस्टर राठौर मालिनी से नहीं बल्कि दुर्गा में इंटरेस्टेड है। मालिनी तो बस उनके रास्ते में खड़ी थी। मालिनी ने गुस्से में सोचा, ये मिस्टर राठौर अचानक से इस बेवकूफ दुर्गा में इंटरेस्टेड कैसे हो गए? मुझे कुछ कहना होगा। मैं दुर्गा को मिस्टर राठौर जैसी बड़ी हस्ती के करीब नहीं जाने दे सकती। मालिनी ने मासूम शक्ल बनाकर कहा, दुर्गा दीदी, आप कल रात से आज सुबह तक किसी आदमी के साथ थी और आज मिस्टर राठौर के दोस्त बन गई। आई एम इम्प्रेस्ड। वैसे मिस्टर राठौर, मैं आपको वार्निंग देना चाहूंगी। मेरी दुर्गा दीदी के बहुत सारे मेल फ्रेंड्स हैं, मीन्स फ्रेंड्स विद बेनिफिट, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि कहीं किसी दिन ये आपको धोखा ना दे दे। शिवाय ने पलटकर एक नज़र मालिनी को देखा और फिर मुस्कुराकर बोला, थैंक्स तुम्हारी वार्निंग के लिए, पर तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि मैं ही वो आदमी हूँ जिसके साथ दुर्गा कल रात से आज सुबह तक थी। ये सुनकर दुर्गा भी हैरान रह गई और घुरकर शिवाय को देखने लगी। वहाँ मौजूद सभी लोगों के मुंह हैरानी से खुले रह गए। मालिनी का तो सिर घूमने लगा। इन सबसे ज्यादा हैरान तो विशाल था, क्योंकि वो रात से शिवाय के साथ ही था। विशाल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके बॉस क्या कह रहे हैं। मालिनी ने अपने मन में कहा, मिस्टर राठौर ने सबके सामने कहा कि वो कल सारी रात इस दुर्गा के साथ थे। इसका मतलब इन दोनों का सच में चक्कर चल रहा है। डैम यू दुर्गा चौहान, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे आगे निकलने की? मैं तुम्हें कभी मुझसे बेहतर जिंदगी नहीं जीने दूंगी। मैं तुम्हें और मिस्टर राठौर को कभी एक नहीं होने दूंगी। विशाल ने एक शैतानी मुस्कान के साथ सोचा, लगता है मेरे खड़ूस और माइसोफोबिक बॉस को फाइनली किसी लड़की में इंटरेस्ट आ गया है। दुर्गा ने शिवाय का हाथ पकड़ा और उसे साथ ले जाते हुए कहा, मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। दुर्गा ने सभी लोगों से कहा, आप लोग पार्टी एंजॉय करें, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। यह कहकर दुर्गा शिवाय को लेकर चली गई। दुर्गा शिवाय को खींचकर हॉलवे में लेकर आई और गुस्से में उससे बोली, शिवाय सिंह राठौर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सबके सामने इतना बड़ा झूठ बोलने की? और क्यों किया तुमने ऐसा? दुर्गा ने अपने मन में सोचा, मेरे सामने खड़ा हुआ ये आदमी भी किसी पजल से कम नहीं है मेरे लिए। कल रात ये ठंडे जहर के अटैक की वजह से जरा भी होश में नहीं था। उस जहर की वजह से इसे मेरे बारे में सिर्फ एक ही चीज याद होनी चाहिए, वो था मेरा नाम, क्योंकि मैंने खुद उसके माथे पर अपना नाम लिखा था। लेकिन इसने सिर्फ नाम से मुझे ढूंढ भी लिया और सबके सामने मेरे बारे में इतना बड़ा झूठ भी बोल दिया। हालांकि भले ही मुझे इस झूठ से फायदा हुआ, पर इसे ये सब करने की जरूरत ही क्या थी?
शिवाय ने शैतानी मुस्कान के साथ कहा। झूठ? वेल, मुझे नहीं लगता कल रात हम दोनों के बीच जो कुछ हुआ उसके बाद मैंने कोई झूठ बोला था। दुर्गा ने एक पल के लिए रात में जो हुआ था उसके बारे में सोचा और फिर हैरानी से बोली, तुमने सब याद है? अब तो दुर्गा के दिमाग में एक एक चीज डिटेल में घूमने लगी थी। दुर्गा को वो जबरदस्ती वाली किस, शिवाय की शर्ट पहनकर उसे शर्टलेस हालत में ही सोता छोड़ देना, और ये सब करते हुए एक बार भी शिवाय की इज्जत के बारे में ना सोचना, सारी चीज दुर्गा को अच्छे से याद आ गई थी। शिवाय ने हंसते हुए दुर्गा को दीवार से लगाकर कहा, मुझे लगता है कि तुम्हें कल रात की सारी डिटेल अच्छी से याद आ गई है। दुर्गा को शिवाय की बातें किसी तीर की तरह चुभ रही थी। दुर्गा ने अपने मन में कहा, इसे तो वो सारी वाइल्ड चीजें याद है जो कल रात मैंने इसके साथ की थी। समीरा दुर्गा चौहान, चिल एंड काम डाउन। तुम अपनी जिंदगी में इससे भी बुरी सिचुएशन को झेल चुकी हो। दुनिया में ऐसी कोई चीज और सिचुएशन नहीं है जिसे तुम हैंडल नहीं कर सकती, सो रिलैक्स। दुर्गा ने बहुत ही सीरियस लुक के साथ कहा, देखो कल रात मेरा तुम्हें किस करने का कोई इरादा नहीं था। मैंने जो कुछ भी किया उसके पीछे मेरे अपने पर्सनल रीजंस थे। तुम ये मान सकते हो कि कल जो भी हुआ वो तुम्हारा मुझ पर एक कर्ज है। तुम्हारे इस कर्ज को मैं एक दिन जरूर चुकाऊंगी। शिवाय ने अपने मन में सीरियस होकर सोचा, क्या ये सब कहकर ये मुझसे पीछा छुड़ा लेना चाहती है? इम्पॉसिबल। शिवाय ने दुर्गा की चिन्ह के नीचे हाथ लगाकर दुर्गा का मुंह ऊपर किया, मुस्कुरा के बोला, तो मिस दुर्गा, आप मेरा कर्ज चुकाना चाहती हैं, तो कैसे चुकाएंगी आप मेरा कर्ज? शिवाय अपने होठ दुर्गा के कानों के पास ले जाकर बोला, कल रात आपने मेरा फायदा उठाया था, तो आज मेरी बारी है। दुर्गा कुछ समझ पाती उससे पहले ही शिवाय ने अपना एक हाथ दुर्गा की कमर पर डाला और दूसरे हाथ से उसके कंधे को पकड़कर उसके होठों पे अपने होठ मिला दिए और उसे किस करने लगा। दुर्गा ने शिवाय के सीने पर हाथ रखकर उसे धक्का देकर खुद से अलग कर दिया। दुर्गा अभी भी दीवार से लगी हुई थी। शिवाय ने दीवार पर दुर्गा के दोनों तरफ हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोला, जस्ट किडिंग। उम्मीद करता हूँ तुम्हें बुरा नहीं लगा होगा। दुर्गा 2 सेकंड शांत खड़ी रही और फिर उसने शिवाय की टाई पकड़कर उसे अपने करीब खींचा और उसके होठ पर अपने होठ रखकर उसे किस करने लगी। शिवाय हैरानी से आंखें फाड़कर दुर्गा को देख रहा था, मानो जैसे पूछ रहा हो कि ये क्या हो रहा है। दुर्गा ने शिवाय की आंखों में ऐसे देखा जैसे कह रही हो, मुझे हमेशा इंटेटिव लेना पसंद है। दुर्गा कुछ सेकंड बाद शिवाय से अलग हुई और फिर वहां से जाते हुए बोली, मेरी इस किस को इंटरेस्ट पेमेंट समझ लेना। तुम्हें जब भी लगे कि तुम्हें मुझसे अपना कर्ज वसूलना है तुम मेरे पास आ सकते हो। दुर्गा के जाते हुए देखकर शिवाय ने मुस्कुराकर कहा, इंटरेस्टिंग। दुर्गा ने वहां से जाते हुए मुस्कुराकर अपने मन में सोचा, ये आदमी मुझे दीवार से लगाना चाहता था, पर इसे पता नहीं है कि पहले ही मैंने एक ऐसी किताब पढ़ी हुई है जिसमें ऐसी सिचुएशन को हैंडल करने के 100 से ज्यादा तरीके हैं। मुझ जैसी होशियार लड़की का फायदा उठाना आसान नहीं है। शिवाय सिंह राठौर तुम और मैं सेम लिंक के नहीं हैं। दुर्गा के जाने के बाद शिवाय ने पीछे की तरफ देखते हुए कहा, वो जा चुकी है, अब तुम बाहर आ सकते हो। शिवाय ने ये कहने पर दीवार के पीछे छुपा अमित बाहर आया और मुस्कुराते हुए बोला, शिवाय ये लड़की तुम्हारी क्या लगती है? जिस तरह से तुम यहाँ आए हो उससे तो लोगों को यही लग रहा होगा कि तुम उसे प्रपोज करने आए हो या तुम दोनों का अफेयर चल रहा है। शिवाय ने एक गहरी सांस लेकर कहा, वही है जो तुमने अभी अभी देखा, जस्ट अ वन नाइट स्टैंड। क्या तुमने अभी अभी अपने कानों से सुना नहीं जो उसने कहा और मैंने कहा? खैर अपनी बकवास बंद करो और घर चलकर मेरे ठंडे जहर का लेवल चेक करो। शिवाय के कहने पर अमित उसके साथ घर के लिए निकल गया। आप सुन रहे हैं रीबर्थ ऑफ दुर्गा, डॉक्टर दूसरी दुनिया की, चैप्टर 8, दुर्गा का कमरा। अमित ने शिवाय को चेक करके कहा, अरे वाह, जहर का लेवल तो सुबह से भी कम है। ये लड़की तो सच में ही एक चलता फिरता एंटीडोट है। मैं तुम्हारे इस ठंडे जहर का इलाज सालों से पढ़ाई करके ढूंढ रहा हूँ, पर आज तक किसी चीज का फायदा नहीं हुआ। किसी ने कभी नहीं सोचा होगा कि एक लड़की की किस तुम्हारे जहर को कम कर देगी। इट्स अनबिलीवेबल। अमित के ये कहने पर शिवाय भी दुर्गा के बारे में सोचने लगा। अमित ने अब मुस्कुराते हुए कहा, मेरे पास एक बोल्ड आइडिया है। मैं सोच रहा हूँ कि जब एक किस से इतना फायदा हो सकता है तो फिर क्यों ना तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ। जो कुछ भी हुआ उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो अगर तुम दोनों और ज्यादा करीब आओगे तो हो सकता है कि तुम्हारा ये ठंडा जहर पूरी तरह से रिमूव हो जाए। अमित के ये कहने पर शिवाय उसे हैरानी से देखने लगा। चौहान मेंशन। दुर्गा जब चौहान मेंशन पहुंची तो उसकी सौतेली माँ यानी कि मालिनी की सगी माँ दामिनी उसे देखते ही मुस्कुरा के बोली, दुर्गा बेटा तुम वापस आ गई। मैंने नौकरों को बोलकर तुम्हारा कमरा ठीक करवा दिया है, तुम जाओ और जाके थोड़ा आराम कर लो। दुर्गा ने दामिनी को देखकर सोचा,
ये तो दुर्गा चौहान की सौतेली माँ है। दुर्गा की यादों के मुताबिक ये औरत इस घर की नौकरानी हुआ करती थी। जब दुर्गा की माँ प्रेग्नेंट हुई तो इस मौके का फायदा उठाया और महेंद्र चौहान के साथ रिलेशन बना लिया। दुर्गा की माँ की मौत के बाद इसने महेंद्र चौहान से शादी कर ली और दुर्गा के साथ बुरा बर्ताव करना शुरू कर दिया। इसने दुर्गा को सताने का कोई मौका नहीं छोड़ा। सबके सामने ये अच्छी बनती है और अकेले में दुर्गा को टॉर्चर करती है। ये औरत स्नो वाइट की सौतेली माँ से भी ज्यादा बुरी सौतेली माँ है। तभी दुर्गा के दिमाग में एक सीन आया जिसमें मालिनी जोर जोर से रोकर महेंद्र चौहान से कह रही थी, पापा दुर्गा ने मुझे फिर से मारा, वो बहुत बुरी है। और महेंद्र चौहान मालिनी को चुप कराते हुए कह रहा था, मेरा बच्चा रो मत, पापा है ना, पापा दुर्गा को सजा देंगे। फिर एक और सीन दुर्गा के दिमाग में आया जिसमें मालिनी और दामिनी साथ खड़े थे और हंसते हुए दुर्गा से कह रहे थे, बिच इस घर की हर चीज पर सिर्फ हमारा हक है, हम जब चाहे तब तुम्हें यहाँ से बाहर फेंक सकते हैं, इसलिए हमसे पंगा लेने के बारे में कभी सोचना भी मत। दुर्गा ने अपने मन में कहा। मालिनी और दामिनी ने मिलकर दुर्गा को हमेशा परेशान किया और महेंद्र चौहान के सामने हमेशा मासूम बनने का नाटक करती रही। इन दोनों ने दुर्गा को जीते जी नर्क दिखाया है, जैसे माँ वैसी बेटी, दोनों ही एक जैसी हैं। एनीवे, अब तक जो हुआ सो हुआ, पर असली शो टाइम तो अब शुरू हुआ है। इन दोनों के पापों की लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए पूरी लिस्ट देखने से बेहतर है कि मैं इन दोनों को इनके पापों की सजा देना शुरू कर दूं। दुर्गा दामिनी को इग्नोर करके महेंद्र के पास गई और मासूम शक्ल बना के बोली, पापा मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ, सच कहूँ तो मैं आपसे कुछ मांगना चाहती हूँ। महेंद्र ने मुस्कुरा के कहा, क्या चाहिए मेरी गुड़िया को, मुझे बताओ, तुम्हें जो भी चाहिए वो पापा तुम्हें लाके देंगे। महेंद्र ने अपने मन में कहा, दुर्गा का रिश्ता मिस्टर राठौर के साथ काफी अच्छा है, मुझे दुर्गा को बहुत खुश रखना होगा, शायद इससे मिस्टर राठौर भी खुश हो जाएं और मेरी कंपनी को इससे फायदा हो सकता है। दुर्गा ने मासूमियत से कहा, दरअसल पापा मेरा कमरा बहुत छोटा सा है, मुझे एक बड़ा कमरा चाहिए। महेंद्र ने हंसते हुए कहा, अरे हाँ, मैं तो ये बात भूल ही गया था, तुम खुद ही बता दो तुम्हें कौन सा कमरा चाहिए, मैं आज ही तुम्हारी पसंद का कमरा दे दूंगा। महेंद्र के यह कहने पर दुर्गा महेंद्र के साथ मेंशन के कमरे देखने लगी। 2-3 कमरे देखने के बाद वो मालिनी के कमरे में पहुंची। इस समय मालिनी भी वहीं थी। मालिनी के कमरे की हर चीज पिंक कलर की थी। बहुत सारे सॉफ्ट टॉय, टेडी बियर, डेकोरेशन पीसीस एंड काफी सारा मेकअप का सामान उस कमरे में था, जो कि दुर्गा को बहुत डिस्कस्टिंग फील करा रहा था। दुर्गा ने कमरे को देखकर कहा, ये कमरा मुझे अच्छा लग रहा है। महेंद्र ने कहा, ओके, तुम्हें ये कमरा पसंद है तो आज से ये तुम्हारा हुआ। ये सुनते ही मालिनी का मुंह खुला रह गया। मालिनी ने गुस्से में सोचा, दिस सेमलेस बिच, ये मेरा कमरा छीनना चाहती है। इन योर ड्रीम्स, पापा मुझे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मैं एक बार पप्पी आई के साथ उनसे कुछ कहूंगी तो वो मेरी साइड हो जाएंगे। वैसे भी मासूमियत की एक्टिंग करने में मुझे कोई पीछे नहीं छोड़ सकता, आखिर आसान थोड़ी है ये। इसके लिए आंखों में आंसू भर के 45 डिग्री पर देखो, थोड़े से होठ कपकपाओ और फिर जितना ज्यादा हो सके उतना पपी लाइक फेस बनाओ। ऐसी लड़की को कोई भी आदमी ना नहीं कह सकता। ये सोचकर मालिनी की आंखों में आंसू भरकर मासूमियत के साथ महेंद्र से कहा, पापा मैं हमेशा से इसी कमरे में रहती आई हूँ, लेकिन अगर दुर्गा दीदी सच में इस कमरे में रहना चाहती है तो मैं इस कमरे को छोड़ दूंगी। महेंद्र ने हल्की मुस्कान के साथ मालिनी से कहा, अब जब तुम इतनी ज्यादा समझदार हो तो अब मुझे ज्यादा कुछ कहने की जरूरत ही नहीं, जाओ और जाकर अपना सामान पैक करो, अपनी दीदी को ज्यादा देर इंतजार मत कराओ। ये सुनकर मालिनी तो हक्की बक्की रह गई। दुर्गा ने महेंद्र से कहा, पापा मैं सोच रही थी कि अब जब मैं मालिनी के कमरे में रहने जा रही हूँ तो क्यों ना मालिनी को मेरा कमरा दे दिया जाए। आखिर आपकी दोनों बेटियों में से किसी के साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए। अगर मेरी छोटी बहन मेरे कमरे में रहेगी तो मुझे अच्छा लगेगा। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? महेंद्र ने हंसकर कहा, हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम जो भी चाहती हो इस घर में वही होगा। आज से तुम्हारा कमरा मालिनी का हुआ, अब से मालिनी तुम्हारे कमरे में रहेगी और तुम इस कमरे में। अब तो खुश होना तुम। अगर तुम्हारी कोई और भी इच्छा है तो मुझे बता दो, तो तुम्हें वो भी दूंगा मैं। आज से तुम्हारे पापा तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करेंगे। दुर्गा ने बहुत मासूम चेहरा बनाकर कहा, सच में पापा आप मेरी सारी इच्छाएं पूरी करेंगे? वैसे तो मैंने आज तक कभी कहा नहीं, पर आज पूछ रहे हो तो मैं बता देती हूँ। आपके कमरे में ना दामिनी आंटी के पास चीनी मिट्टी का बना हुआ एक खिलौने जैसा एक काफी बड़ा सा शो पीस है, हरे रंग का, एक बड़े से मेढक जैसा दिखता है। वो मुझे हमेशा से बहुत पसंद है, पर कभी मांगने की हिम्मत नहीं हुई। अगर आप मुझे वो दे देंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। महेंद्र ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, मैं अभी किसी नौकर को बोलकर वो मंगवा देता हूँ। दुर्गा ने कहा, आप नौकर को तो कह ही दीजिए, लेकिन हम दोनों को भी खुद वहाँ चलना चाहिए, वरना दामिनी आंटी नौकरों को वो शो पीस लाने नहीं देगी। हो सकता है कि नौकर भी उनसे डरकर झूठ बोल दे कि ऐसी कोई शो पीस ही नहीं है।
महेंद्र ने अपने मन में सोचा, ये लड़की कितनी चालाक कब से हो गई। महेंद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा चलो। दुर्गा और महेंद्र एक साथ दामिनी के कमरे की तरफ बढ़ गए। चैप्टर 9, दामिनी की शामत आना। दामिनी को मालिनी ने जैसे ही दुर्गा की डिमांड के बारे में बताया, वो तुरंत दौड़कर अपने कमरे में गई, पर दुर्गा और महेंद्र पहले से ही वहां मौजूद थे। दामिनी ने मुस्कुरा के दुर्गा से कहा, दुर्गा बेटा तुम जो शोपीस ढूंढ रही हो वैसा मेरे पास कुछ नहीं है, तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है। तभी एक नौकर उस शोपीस को लाके बोला, सर हमें ये मिल गया है, ये हमें बेड के नीचे मिला है। ये देखकर दामिनी के तो होश उड़ गए। वो शो पीस देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था। उसे देखकर महेंद्र ने अपने मन में सोचा, इन औरतों को ऐसी चीजें क्यों पसंद आती हैं। महेंद्र ने उस शो पीस को दुर्गा को दिखाकर पूछा, बेटा क्या यही है जो तुम्हें चाहिए था। दुर्गा ने उस शो पीस को अपने हाथों में पकड़कर कहा, जी यही है वो, थैंक यू पापा। ये कहते हुए दुर्गा ने वो शो पीस छोड़ दिया, जिससे वो जमीन पर गिर के टूट गया। दुर्गा ने कहा, उफ सॉरी, मेरे हाथ से फिसल गया। अब तो दामिनी की हालत खराब हो गई थी, क्योंकि उस शो पीस के टूटने से उसके अंदर छिपाए हुए उसके पैसे और कार्ड सबके सामने आ गए। वो समझ गई थी कि दुर्गा ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। दुर्गा ने भी दामिनी को देखकर आंखों से इशारों में कहा, हाँ मैंने ये जानबूझकर किया है। दुर्गा ने अपना नाटक जारी रखते हुए कहा, ओह आई एम सो सॉरी, पर ये क्या है? हैं? छुपाया हुआ पैसा और डेबिट एंड क्रेडिट कार्ड्स। दामिनी ने महेंद्र के पास जाके कहा, जान जैसा सब दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है, मुझे एक मौका दो, मैं तुम्हें सब कुछ समझा दूंगी। महेंद्र ने दामिनी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार के कहा, अब क्या समझाओगे तुम? मैं तुम्हारे खाने पीने का, कपड़ों का, तुम्हारी हर चीज का खर्चा उठाता हूँ, और फिर तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझसे पैसा छुपा के रखा। क्यों छुपा के रखा है तुमने ये पैसा? बताओ अभी कौन सी जरूरत बाकी है जिसके लिए ये पैसा छुपाया है? कहीं तुम्हारा बाहर किसी के साथ चक्कर तो नहीं चल रहा? वैसे भी तुम्हारी असली औकात तो यही है। महेंद्र ने एक नौकर से कहा, जाओ और मेरा हंटर लेके आओ, आज मैं इस औरत को अच्छा सबक सिखाऊंगा। दामिनी ने महेंद्र के पैरों में गिर के कहा, नहीं जान ऐसा मत करो, मैं सच कह रही हूँ, मेरा कोई चक्कर नहीं चल रहा है। अब तक नौकर ने महेंद्र को हंटर दे दिया था। महेंद्र ने दामिनी का हंटर से मारना शुरू कर दिया। दामिनी दर्द से चिल्लाने लगी। ये सब देखकर दुर्गा ने अपने मन में सोचा, वाह क्या जाना पहचाना सीन है। महेंद्र चौहान ने दुर्गा की माँ मेघा सिंघानिया से पैसों के लिए शादी की थी, क्योंकि वो एक अमीर घर की इकलौती बेटी थी और महेंद्र चौहान एक मामूली सा आदमी था। ये घर, ये जायदाद सब मेघा चौहान का है। महेंद्र चौहान ने मेघा चौहान का पैसा दामिनी पर उड़ाया और मेघा चौहान के मरने के बाद महेंद्र चौहान ने ये सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया। महेंद्र चौहान का पैसा अपनी जान से ज़्यादा प्यारा है, तो वो ये कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि वही सेम चालबाजी उसके साथ करे। आज दामिनी खुद को महेंद्र चौहान से नहीं बचा सकती। एक पुरानी कहावत है, हिट वेयर्स इट हर्ट्स, यानी कि अगर किसी को तकलीफ देनी हो तो उसे वहां मारो जहां उसे सबसे ज्यादा दर्द हो। कुछ देर बाद बेसमेंट, दुर्गा का पुराना कमरा। मालिनी अपना सामान लेके इस कमरे में आई तो यहाँ की हालत देखकर घबरा गई। इस कमरे में जगह जगह बड़े बड़े जाले लगे थे, बड़े बड़े चूहे वहाँ घूम रहे थे। पूरे कमरे में धूल छाई थी। कमरा बहुत गंदा था, पेंट भी यहाँ सालों से नहीं हुआ था। दुर्गा वहाँ आई और पीछे से मालिनी के कान में बोली, माय लिटिल सिस्टर, क्या तुम्हें अपना नया कमरा अच्छा लगा? वैसे भी तुम्हें तो हर वो चीज़ अच्छी लगती है ना जिसमें मेरा हक होता है, तो एंजॉय करो अपने नए कमरे को। दुर्गा इतना कहकर वहाँ से चली गई। दुर्गा के जाने के बाद मालिनी ने गुस्से में अपना बैग फेंकते हुए चिल्लाकर कहा, दुर्गा चौहान तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तभी दामिनी वहाँ आते हुए बोली, मालिनी अपने गुस्से में थोड़ा काबू रखो, तुम्हारे पापा का गुस्सा अभी अभी शांत हुआ है, अब तुम ऐसा कुछ मत करना जिससे उनका गुस्सा फिर से बढ़ जाए। मालिनी ने देखा कि दामिनी के एक हाथ पर प्लास्टर था, सिर पर चोट लगी थी और दोनों गाल सूजे हुए थे। पूरे शरीर पर जगह जगह हंटर के मार के निशान थे। ये देखकर मालिनी ने दामिनी के लिए फिक्र जताते हुए कहा, माँ ये सब क्या है? आपकी ऐसी हालत कैसे हो गई? क्या ये पापा ने किया है? पापा आपके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? दामिनी ने दांत पीसते हुए कहा, इट्स ऑल थैंक टू दैट बीच, उसने हमारा सारा छुपाया हुआ पैसा तुम्हारे पापा के सामने ला दिया। उन्होंने आज मुझे तब छोड़ा जब मैंने उनसे झूठ कहा कि ये पैसा ज्वेलरी और कार्ड्स मुझे मेरे मायके वालों ने रखने के लिए दिया था और कहीं गलती से खर्च ना हो जाए, इसलिए मैंने उसे छुपा कर रखा। इस दुर्गा को कभी माफ़ नहीं करूंगी मैं। मालिनी ने दामिनी का हाथ पकड़कर कहा, माँ इस दुर्गा से तो हम बाद में निपट लेंगे, लेकिन पहले आप मेरी बात सुने, मुझे अब मिहिर से शादी नहीं करनी। दामिनी ने हैरानी से कहा, क्या? लेकिन तुम तो मिहिर को बहुत पसंद करती हो ना, तो आज अचानक क्या हो गया? मालिनी ने कहा, हाँ मैं उसे पसंद करती थी, पर सिर्फ तब तक जब तक कि मैंने शिवाय सिंह राठौर को नहीं देखा था। जब से मैंने शिवाय को देखा है तब से मिहिर मुझे बहुत गरीब और बदसूरत लगने लगा है। वैसे भी
मैं कभी नहीं चाहती कि दुर्गा मुझसे बेहतर सिचुएशन में हो। दामिनी ने एक शैतानी हंसी के साथ कहा, रिलैक्स, थोड़ा सब्र करो बेटा, तुम्हारी माँ है ना अभी। मैं उस दुर्गा को कभी तुमसे आगे नहीं निकलने दूंगी। अगर उसने तुमसे आगे निकलने की कोशिश की तो मैं जबरदस्ती उसे खींचकर पीछे ले आऊंगी। ये सुनकर मालिनी भी हंसने लगी। चैप्टर 10, दुर्गा का करियर। चौहान मेंशन। दुर्गा ने अपना नया कमरा अपने तरीके से सजाना शुरू कर दिया। दुर्गा ने वो सारे पिंक कलर की चीजें और मालिनी की फालतू का सामान हटा दिया था। अब ये कमरा बिल्कुल साफ, सिंपल और स्पेशियस था। दुर्गा सोफे पर बैठकर एक गहरी सांस लेके बोली, मैं इस घर या महेंद्र चौहान के भरोसे नहीं रह सकती। मुझे अपना इंतजाम खुद ही करना होगा। मेरे लिए बेस्ट तो यही है कि मैं अपने डॉक्टर वाले करियर को कंटिन्यू करूं, पर उसके लिए तो इस दुनिया में MBBS करना पड़ता है और उसमें तो बहुत समय लगता है। मेरे पास इतना वक्त नहीं है। मेरे पास डिग्री ना सही पर कुछ अच्छा एक्सपीरियंस और आयुर्वेद का ज्ञान है। अगर मैं बिना डिग्री के काम शुरू करती हूँ तो मुझे खुद को अच्छे से प्रमोट करना होगा और उसके लिए सबसे पहले एक बिजनेस कार्ड बनाना होगा। वक्त बर्बाद ना करते हुए दुर्गा ने खुद ही अपने लिए कार्ड डिजाइन करना शुरू किया। दुर्गा ने खुद से कहा, यहाँ की लड़कियों को खूबसूरत दिखने का बहुत ज़्यादा शौक है, इसलिए उन्हें अपना कस्टमर बनाना बहुत आसान होगा। मुझे अपना कार्ड थोड़ा इम्पोजिंग बनाना चाहिए ताकि वो मेरे गुरुजी के नाम के साथ मैच कर सके। टेक्सचर के अलावा एक प्रोटेट भी होनी चाहिए। यहाँ के लोगों को शार्प चिन, गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें, गुलाबी होठ, पतली कमर और कर्वी बॉडी पसंद आती है। ये सब कहते हुए दुर्गा ने एक कार्ड डिजाइन किया जिसमें इन सारी क्वालिटीज वाली एक लड़की की ड्राइंग बनाई और साथ में लिखा, दुर्गा चौहान द 37th successor of the medical wizard with the magical hand that can restore health, beauty and bring the dead back of life. टेलीफोन नंबर 1234XXXXS। दुर्गा ने कार्ड को देखकर खुद से कहा, मुझे इस कार्ड को देखकर ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कुछ गड़बड़ है इसमें। अगले दिन दुर्गा यूनिवर्सिटी पहुंची। असली दुर्गा इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी, इसलिए दुर्गा को यहाँ आना जरूरी था। दुर्गा ने इस समय व्हाइट कलर का ऑफ शोल्डर टॉप और साथ में शॉर्ट्स पहने थे और बालों को खुला छोड़ा था। दुर्गा च्युइंगम चबाते हुए यूनिवर्सिटी की तरफ बढ़ रही थी। अपने इस लुक में वो बहुत हॉट एंड ब्यूटीफुल लग रही थी। सब लोग उसे आता देखकर हैरान हो गए और उसे दूर से ही देखकर आपस में बातें करने लगे। ये लड़की कौन है जो सामने से आ रही है? कुछ देखी हुई सी लग रही है। जो भी हो, बहुत खूबसूरत है। मुझे आज तक पता कैसे नहीं चला हमारी यूनिवर्सिटी में ऐसी भी कोई लड़की पढ़ती है। मैं तो उसका सोशल मीडिया अकाउंट जानना चाहता हूँ। अगर मोबाइल नंबर मिल जाए फिर तो मज़ा ही आ जाएगा। हाँ तो एक काम करो, उसके सामने जाकर डांस करो, क्या पता खुश होकर नंबर दे दे। दुर्गा सबको इग्नोर करते हुए यूनिवर्सिटी के अंदर चली गई। दुर्गा जब बास्केटबॉल कोर्ट के पास से गुजर रही थी तब एक बॉल उड़ते हुए उसके पास आने लगी। वो बॉल दुर्गा तक पहुंचती उससे पहले ही दुर्गा ने एक जोरदार पंच बॉल पे मारा और बॉल वापस उड़ते हुए बास्केटबॉल कोर्ट में चली गई। दुर्गा की क्लास में लोग उसे अच्छे से जानते थे। दुर्गा की क्लास में पहुंचने से पहले ही उसके बारे में बातें शुरू हो गई। हे, तुमने ये सुना क्या? हमारी क्लास की जानी मानी बेवकूफ़ दुर्गा चौहान अचानक एक ही रात में एक डिफरेंट इंसान में बदल गई है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है। मैंने तो ये भी सुना है कि दुर्गा चौहान का मिस्टर शिवाय सिंह राठौर के संग अफेयर चल रहा है और कल दुर्गा ने अपनी बहन की सगाई पर जाकर बहुत हंगामा किया। कल कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में किसी ने दुर्गा की कुछ आदमियों के साथ फोटोज डाली थी। ओ गॉड, कोई सोच भी नहीं सकता कि इतनी भोली और सीधी दिखने वाली दुर्गा ऐसी होगी। इसका मतलब अब तक वो सीधी और बेवकूफ़ होने का नाटक कर रही थी। किसी ने सच्ची कहा है, किसी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। मुझे तो हमेशा से ही लगता था कि इतनी सुंदर दिखने वाली लड़की कितनी बेवकूफ़ तो नहीं हो सकती। वो बेवकूफ़ तो नहीं है पर बदचलन जरूर है। मुझे तो ये कहते हुए शर्म आती है कि ऐसी लड़कियां हमारी क्लास में पढ़ती हैं। तभी दुर्गा क्लास में आई। दुर्गा को देखकर सब लोग शांत हो गए। दुर्गा ने बहुत सी बातें सुन ली थी। दुर्गा ने सब लोगों को देखकर एटीट्यूड में कहा, उफ, यहाँ तो बहुत सारे भौंकने वाले कुत्ते हैं। तभी एक लड़का उठकर दुर्गा के सामने आया और उसे गंदी नजरों से देखते हुए बोला, दुर्गा चौहान, मैंने सुना है कि तुम हमारी यूनिवर्सिटी के बाहर एक प्ले गर्ल हो। मैं तुमसे बहुत इंटरेस्ट हूँ कि तुम सेम टाइम पर इतने सारे लड़कों को संभाल लेती हो, लेकिन तुम्हें यूनिवर्सिटी के बाहर के लड़के ही क्यों पसंद है? कुछ मजा अपने क्लासमेट को भी लेने दो। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हें सेटिस्फाई कर दूंगा। अब तक तुम जिन लड़कों के साथ सोई हो मैं उनमें से कई बेहतर हो। दुर्गा ने एक शैतानी मुस्कान के साथ कहा, तुम मुझे सेटिस्फाई करोगे? पर मुझे तो इस बात पर शक है। मुझे नहीं लगता कि तुम 30 सेकंड से ज्यादा टिक सकते हो। ये सुनकर वो लड़का गुस्से में लाल पीला हो गया और बोला, क्या बकवास है ये? तुम क्या कहना चाहती हो? मेरी किडनी में प्रॉब्लम है? तुम जानती नहीं हो मुझ में घोड़े जैसी। वो लड़का इतना ही बोल पाया था कि दुर्गा ने उसकी कलाई पकड़कर हंसते हुए कहा, एक रात में 7 बार? मेरा मतलब है क्या तुम एक रात में कम से कम 7 बार उठते हो?
अपने फ्रीक्वेंट एंड पेनफुल यूरिन की वजह से? उस लड़के ने हैरानी से कहा। ये तुम्हें कैसे पता चला? ये बात उस लड़के के मुंह से गलती से निकल गई। उसने अपने मन में कहा, काफ़ी समय से मेरी आधे से ज़्यादा रात बाथरूम में गुजर जाती है, लेकिन मैंने आज तक ये बात किसी को नहीं पता लगने दी। इसने एक बार में सबके सामने मेरी बीमारी और उसके एग्जैक्ट लक्षण बता दिए। लेकिन कैसे? अब लोगों ने उस लड़के के बारे में बातें करना शुरू कर दिया। क्या वाकई इसको किडनी की प्रॉब्लम है? पर इसकी उम्र तो बहुत कम है, अभी से ये ऐसी परेशानी है इसको? इसका चेहरा तो देखो कितना पीला पड़ा हुआ है। मुझे तो ये सच में बीमार लगता है। ये सब सुनकर उस लड़के को गुस्सा आने लगा। वो दुर्गा को पंच करने के लिए उसकी तरफ बढ़ा। ये देखकर दुर्गा ने अपना बैग उसके सिर पे मारा, जिससे बालों का बिग निकल गया। उसका लगभग टकला सिर सबके सामने आ गया। वो लड़का पूरी तरह से टकला नहीं था, पर उसके बाल बहुत ज़्यादा झड़ चुके थे। इसे छुपाने के लिए वो विग का इस्तेमाल करता था। दुर्गा ने उसे देखकर कहा, अरे तुम्हारे बाल तो बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं। इससे पहले कि तुम पूरी तरह से टकले हो जाओ, तुम्हें किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए। अरे इस बात से याद आया कि मैं अपना नया परिचय तो दिया ही नहीं। मैं दुर्गा चौहान, एक बहुत ही जीनियस और चमत्कारी डॉक्टर हूँ। मैं किसी भी होपलेस बीमारी को ठीक कर सकती हूँ। वैसे तो तुमने मेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, पर मैं एक एथिकल डॉक्टर हूँ और तुम मेरे क्लासमेट भी हो, इसलिए अगर तुम मेरे पास आकर अपना इलाज कराओगे तो मैं तुम्हें 20% का डिस्काउंट दूंगी। ये देखकर सभी लोग उस लड़के पर हंसने लगे। वो लड़का वहाँ से अपना बैग उठाकर जल्दी से जाते हुए बोला, मैं तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ क्योंकि मुझे अभी अभी याद आया कि मुझे ऑनलाइन एक असाइनमेंट सबमिट करना है और एक ऑनलाइन कोर्स की क्लासेस भी है। पर ये बात अभी खत्म नहीं हुई है, अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा। ये कहते हुए वो लड़का वहाँ से भाग गया।